क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा और आप लोग के लिए जो हम वीडियो रेगुलर लगातार रोज रोज वीडियो बना रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में मदद करने के लिए, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते होइएगा, आपको पढ़ाई समझ में आता होगा। चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखो, कल हम एक पहला डेरिवेशन कराए थे, मतलब हम इस टाइप से डेरिवेशन बोलो या समझो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल बताए थे 5 नंबर वाला डेरिवेशन जो पूछता है। आज उसी पे हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लो कि जैसे कल जो क्वेश्चंस लिखे थे, अब हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चंस लिख दें कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फिर से डिफाइन करो एंड राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, और ब्रैकेट में लिख दे वाई एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इस सवाल को पहले हिंदी में आराम से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से दे दे कि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करिए या डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करिए। डाइपोल पूछेगा तो डाइपोल का डेफिनेशन लिखिएगा, डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद उसका यूनिट लिखिए। फिर क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था पिछले वाले क्लास में। इसमें कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे, किसके? वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर बोल दे रहे हैं, आप याद कर लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? चलो आओ अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर हम बढ़ते हैं। चलो अब देखो, यहां से सबसे पहले इसमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछेगा तो कल की तो नहीं, पहले हम बता दें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर पूछेगा तो आप सीधा बोलना कि वैसा दो चार्ज जिसका नेचर अलग अलग हो, वैसा दो चार्ज जिसका नेचर क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। क्या है कि बच्चों आपको याद होगा कि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, नेचर अलग अलग, और दोनों एक दूसरे के नजदीक स्थित होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बोलिएगा कि टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सच अ सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सच ए सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब चलो ऐसा ही फिगर बना देना डाइपोल पूछेगा तो। अब मान लो कि डाइपोल ना पूछ करके अगर यहां पर पूछ दे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या पूछ दे बच्चों? डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वहां पे हम बच्चों क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम क्या बोलेंगे कि मान लो एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। तो अभी तुरंत बताएं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू, प्लस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू। अच्छा मान लो जैसे मेरा ये दोनों हाथ एक दूसरे चिपका हुआ नहीं है, नजदीक है लेकिन चिपका हुआ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो होगा, वो डिस्टेंस भले ही बहुत छोटा होगा लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। तो ऐसा यहां पर बोलेंगे कि एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी को हमने मान लिया 2l। क्या मान लिया? 2l। मतलब एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी को हमने मान लिया 2l। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप सिंपली बोलिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होगा Q इंटू 2l। यानी आप डिफिनीशन बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब आप बच्चों बोलिएगा कि दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उसको दोनों चार्ज के बीच की दूरी से गुना कर दो। दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उसको दोनों चार्ज के बीच की दूरी से गुना कर दो, तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी डिफिनीशन बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे। अब कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो आप बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। यानी डिफिनीशन लिख करके ये फिगर बना के ऐसे लिख दीजिएगा। उसका पहला पॉइंट लिखिएगा कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब, दूरी का क्या है, मीटर, तो इसका एसआई यूनिट होगा कूलम्ब मीटर। अच्छे से अगर लिख दें तो आप ऐसे लिखिएगा कि इसका एसआई यूनिट कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कि इसका एसआई यूनिट होगा कूलम्ब मीटर। क्या होगा, कूलम्ब मीटर। अब आपसे कोई पूछेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बोलिएगा कि चार्ज का डायमेंशन होता है 80, क्या होता है 80, और 12 डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन होगा L, यानी डाइपोल का डायमेंशन होगा 80L। और एक लाइन और लिख दीजिएगा कि डाइपोल मोमेंट या डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, तो कल वाले पिछले वीडियो में ये पढ़ाया है, वहां से भी तुम देख सकते हो, है ना। एक ही बात को कितना बार बताया जाए, फिर भी हम एक बार रिवीजन करा दिए। अब हम मेन सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं इसको देखो। चलो, हमने मान लो यहां पर बच्चों एक डाइपोल ले लिया, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, मिड पॉइंट को हमने ले लिया O, O से माइनस क्यू का दूरी हमने ले लिया L, और O से प्लस क्यू का दूरी हमने ले लिया L। गौर से देखो, O से माइनस क्यू का दूरी L, O से प्लस क्यू का दूरी L, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू का दूरी 2L। यानी बच्चों गौर से देखोगे तो एक डाइपोल बन गया। हाँ ठीक बात है, बहुत अच्छा। अब तुम देखो इस डाइपोल के कारण वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट P ले लिए जो डाइपोल के मिड पॉइंट से बच्चों R दूरी पे है। कितना दूरी पे, R दूरी पे। फिर से समझ लो कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से R दूरी पे हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब आप खुद देख के बताओगे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट P X पे है कि Y पे है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे कि सर ये पॉइंट P Y एक्सिस पे है। यानी क्या बोलोगे कि डाइपोल के कारण, किसके कारण, डाइपोल के कारण हमको y एक्सिस के इस पॉइंट पे, टॉपिक समझ लो क्या बोल रहे हैं, कि डाइपोल के कारण y एक्सिस के इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी होशियार बच्चा बोलेगा सर इसको निकालना कौन बड़ा बात है। आप आराम से एक बार क्या करो कि प्लस क्यू चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और आपको पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ाए हैं, ऐसे आप एक बार फिर देख लो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होता है। क्या बोले, समझ में आ रहा है ना। फिर से गौर कर लो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, बाहर, और माइनस क्यू चार्ज के कारण बच्चों किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ। एकदम ये बात याद रखिएगा कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज के कारण किधर होगा, अंदर की तरफ। जब इतना बात आपको बच्चों क्लियर है तो यहाँ पे आप खुद गौर करो, हम यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया E1। क्या आ गया बच्चों, E1। मतलब सबसे पहले कोई पूछेगा तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E1 है बच्चों। कितना है, E1। आगे प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है, ठीक है बस। अब मान लो बच्चों कि माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने लिख लिया E2। क्या लिखा, E2। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, यानी ये टुवर्ड्स द निगेटिव आ रहा है, यानी टुवर्ड्स द निगेटिव आ रहा है, मतलब अंदर की तरफ हमने लिखा और E2 मान लिया। एक मिनट इसको डॉट डॉट लाइन से जोड़ देते हैं बच्चों, चल, है ना। अब फिगर थोड़ा खराब भी बने फिर भी मान लेना कि फिगर बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक। चलो, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, E1। माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, E2। अब तुम गौर से देखो यहाँ E1 और E2
एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पे है। तो बोलोगे हाँ ये बात एकदम सही है, E1 और E2 क्या चीज पे है, कुछ ना कुछ एंगल पे है। तो जब बच्चों एक दूसरे से ये कुछ एंगल पे होगा, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये वेक्टर की तरह आ गया, मतलब वेक्टर की तरह आ गया, मतलब यहां पर हम समझेंगे कि ये दोनों मिल करके पैरेललोग्राम, आप पढ़े हुइएगा पैरेललोग्राम लॉ 11 के वेक्टर में कि एक वेक्टर ए होता है और एक वेक्टर बी होता है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पे होता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है, यानी नेट होता है। तो यहां पर भी तो कोई बच्चा वही बोलेगा कि सर प्लस क्यू चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लियो E1, माइनस क्यू चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लियो E2, और ये E1 और ये E2 पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह दिख रहा है। तो इसके हेल्प से हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो आइए मिलकर पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो टेढ़ा हो जा रहा है, आप समझ लीजिएगा भाई सीधा है, एडजस्ट कर लीजिएगा उतना। मोटा मोटी समझ लो कि हम एक पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक ठाक दिख जा रहा है, चलो अच्छा, इससे ज्यादा जरूरी भी नहीं। अब एक पैरेललोग्राम बन गया। अब खुद देखो इस पैरेललोग्राम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा तो नेट तो एकदम बीचों बीच होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पैरेललोग्राम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो E, तो इस पैरेललोग्राम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह दोनों के सम के बराबर होगा। यानी बच्चों वह दोनों के अगर सम के बराबर होगा मतलब वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। अरे हाँ ना बोलो। यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, माइनस क्यू के लिए आया E2, प्लस के लिए बाहर माइनस के लिए अंदर। फिर हम बोलेंगे कि ये E1 और E2 पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके मदद से हम एक पैरेललोग्राम बना लिए और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट है, यानी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। यानी E बराबर हो गया E1 प्लस E2। बोल क्लियर है? ठीक। अब तू गौर से देख, यहां पर हम क्या करते हैं कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो E हुआ, जो पैरेललोग्राम के मदद से निकलेगा। अब तुम गौर से देखो, यहां पर हम क्या लिखेंगे, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इंक्लाइन लाइन है, ये दोनों के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें तो कोई बच्चा बोलेगा सर कि अगर आप इसको थीटा ले रहे हो तो ये भी हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइंड है, ये भी थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब तुम गौर से देखोगे जब ये दोनों थीटा है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, तो यहां पर भी गौर से देखो ये जो रेड वाला लाइन है, ये रेड वाला लाइन, गौर से देखो ये जो रेड वाला लाइन है जिसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है भी हॉरिजॉन्टल है। तो जब ये रेड वाला लाइन भी एकदम हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड है तो ये भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड थीटा बनाएगा, और ये भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड थीटा बनाएगा। यानी यहां हमसे कोई पूछेगा कि E1 और E2 के बीच का टोटल एंगल क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 2 थीटा। यहां पर बच्चों फटाक से बोलेंगे कि E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा हुआ, क्योंकि ये थीटा तो ये दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। अरे हाँ ना बोलो। ठीक। अब चलो सबसे पहले इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे कि नाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, magnitude of electric field at point P due to plus Q charge। मतलब इस बच्चों इस फिगर को बनाने के बाद आप सबसे पहले इतना लिखिएगा कि नाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। मतलब बच्चों की प्लस Q चार्ज के कारण, किसके कारण बच्चों? प्लस Q चार्ज के कारण हम पॉइंट P पे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप पढ़े हुए हो कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर r दूरी पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता था KQ/r²। क्या आता था? KQ/r²। और जहां पर आपको सिखाया गया था कि जिस चार्ज के कारण निकालना हो
और जिस पॉइंट पे निकालना हो हमेशा उसके बीच का दूरी लीजिएगा। यानी यहां हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए अच्छा है। मतलब जिस चार्ज के कारण निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है उसके बीच का दूरी लीजिएगा। तो यहां पे आप खुद गौर करो, आपको दिखाई देगा, आपको इस प्लस चार्ज के कारण निकालना है और पी पॉइंट पे निकालना है। तो बच्चों इस प्लस चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच का दूरी अगर कोई पूछेगा तो ये दूरी तुम क्या लिखोगे? तो ये वाला एल है और ये वाला आर है, तो हाइपोटेनस आराम से लिख दोगे कि सर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही देख लो, ये एल है और ये आर है, तो माइनस क्यू से भी पी का दूरी इतना ही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब बच्चों के प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच का दूरी इतना ही होगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अच्छा है। तो सबसे पहले देखो, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो हम लिखेंगे E1 बराबर के क्यू अब बटा जिस चार्ज के कारण निकालना होता है और जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसके बीच के दूरी का स्क्वायर, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो E1 बराबर क्या आ गया? के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ E1 आ गया। अब इतना आने के बाद फिर पॉइंट बनाएंगे और फिर लिखेंगे कि नाउ वी कैलकुलेट magnitude of electric field at point P due to माइनस क्यू चार्ज। यानी बच्चों कि नाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मतलब बच्चों कि माइनस क्यू चार्ज के कारण अब हमें पॉइंट पी पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E2 बराबर के क्यू। के क्यू क्यों लिखे? क्योंकि माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, और माइनस क्यू से पी का दूरी भी इतना ही होगा। यानी यहां पर क्या लिखेंगे? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी E2 बराबर आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब E1 E2 आ गया, यहां तक पहले नोट कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। चलो अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे कि यहां पर बच्चों E1 और E2, क्या बोलेंगे कि यहां पर E1 और E2 पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह दिख रहा है। तो ये दोनों जब पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह दिख रहा है तो यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब आराम से गौर से तुम देख लो, फटाफट हो जाएगा 5 मिनट में। ध्यान से देखो, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नाउ E1 and E2 represents two E1 and E2 represents two adjacent side of a parallelogram. E1 and E2 represents two adjacent side of a parallelogram. तो जब E1 और E2 बच्चों पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की तरह दिखाई देगा तो यहां पर लिखेंगे कि बाई हेल्प ऑफ, यहां पे लिखेंगे कि बाई हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, by help of parallelogram law of vector addition we calculate magnitude of net electric field। मतलब यहां पर इतना लिखेंगे बच्चों
कि यहाँ पर E1 और E2 पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह दिख रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन की मदद से हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो खुद गौर करो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो ये बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ होता है R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे स्पष्ट कहा जाता है कि थीटा का मतलब होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस फॉर्मूला में स्पष्ट रूप से 11 में पढ़ा गया फॉर्मूला है कि R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा का मतलब कहा जाता है बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा का मतलब क्या कहा जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहोगे तो आप फटाक से बोलोगे कि भाई यहां पर अगर यहां पे आप लिखना चाहोगे तो यहां पे खुद गौर करो, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E। तो वहां ए स्क्वायर होता है 11th में, तो यहां पर क्या होगा E1 का स्क्वायर, वहां पे बी स्क्वायर यानी यहां पर क्या होगा E2 का स्क्वायर, अब बराबर होगा 2E1 E2 cos। अब बता E1 और E2 के बीच का एंगल यहां पे थीटा है कि 2 थीटा है, तो बोलेगा बच्चा कि सर यहां 2 थीटा है, तो यहां पर थीटा ना होकर के यहां पर क्या होगा cos 2 थीटा। क्या कि यहां पर E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है, पहले भी लिख चुके थे। इतना समझ में आ रहा है। अब आराम से E1 और E2 का वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। पहले इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अब इसके बाद बच्चों इतना लेके स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। अब इसको बच्चों हम इसको अब क्या करते हैं, आपको फटाफट मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप लोगों को बहुत तोड़ तोड़ के धीरे धीरे समझाने में बहुत समय लग रहा है। हम देख रहे हैं कि आप वीडियो से ही पढ़िए था, वो क्लास वाला ही फील है। यहाँ पे अब अच्छे से लिख लेते, E बराबर क्या हुआ रूट अंडर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा। चलिए बच्चों इतना में मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब यहां से वैल्यू रखिए, फटाफट बोलते चलना है। आप लोग भी अब मेरे साथ में लिख करके रख सकते हैं वैल्यू। E1 का वैल्यू क्या होगा, KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही ना निकाले थे हम, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए E2 के जगह पर, तो KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब बच्चों E1 और E2 दोनों सेम है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो यहां पर दो बार जो लिखना है 2E1 E2, सो एक बार लिखिए KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो E1 E2 दोनों आ गया, और साथ में लिख दीजिए cos 2 थीटा। देखो भाई फिर से देख लो, E1 इतना है E2 इतना है, तो E1 और E2 दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होगा बच्चों, तो जो E1 है वही E2 है, तो यहां दो बार जो लिखेंगे से एक बार लिख करके स्क्वायर कर दिए, तो E1 E2 आ गया cos 2 थीटा। अब देखो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, इसको 2 इंटू इतना का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। तो यहां पर E बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये दोनों को जोड़े इतना हो गया, अब प्लस यहां पर पहले से क्या है 2 इंटू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। इतना समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। अब बच्चों इतना के बाद आप खुद गौर करिए, रूट 2 इंटू इतना 2 इंटू इतना है, तो रूट के अंदर से ही इतना वो कॉमन कर सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल कॉमन होगा, जब दोनों में सेम टर्म है तो कॉमन होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 इंटू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम बच्चों दोनों से कॉमन कर लिए, तो दोनों से जब इतना कॉमन कर लिए तो यहां पर क्या बचा, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर 1 इंटू cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा। इतना तो एकदम समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों ये सब तो बेसिक मैथ्स का बात है कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए लिख दिए कि जो बायो वाले होंगे उधर देख के समझ लेंगे, ये याद रख लेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो E बराबर क्या हो जाएगा यहां पे रूट अंडर पहले से है 2 KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके जगह पर ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर से गौर कर लो क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको अच्छे से मिटा करके लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर E बराबर, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन आपको मान के चलना है कि बहुत अच्छा राइटिंग है। चलिए अब आप गौर से देखिए,
रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा, तो पहले के क्यू बाई स्क्वायर बोला है इसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको ए को बाहर निकालिए तो क्या बचा, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या बचा, तो ये 2 है 2 और ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकालोगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 और 2 ठो कॉस थीटा है तो 1 ठो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो इतना आपका आ गया ई बराबर इतना आ गया 100%। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना आ गया बच्चों तो खुद कॉमन सेंस लगाओ यहां पे कि फिगर से कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो तुम लोग बोलोगे सर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो फिगर से स्पष्ट दिख रहा है कि थीटा अगर यहां बना है तो बेस एल है और हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यानी एल और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, बचपन से मैथ्स में पढ़े हो एल लिखो, बचपन से मैथ्स में पढ़े हो कि रूट लिखो या पावर में 1/2 लिखो, जैसे कि मान लो कोई लिखता है √3 और कोई लिखता है 3 का पावर 1/2, दोनों तो सेम ही होता है, यानी रूट लिखो या पावर में 1/2 लिखो, इससे मेरे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी यहां पर क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। क्या लिख सकते हो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो जब इतना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ई बराबर क्या निकाले हो, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, ये निकाले हो। अच्छा यहां इसके पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 तो लगा सकते हो, बिल्कुल। अब यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, तो कॉस थीटा का जैसे ही वैल्यू रख दोगे बच्चों, कॉस थीटा का वैल्यू जैसे ही रख दोगे, यहां पे खुद गौर करो तो क्या आएगा, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 2 और कॉस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। यहां पे थोड़ा ठीक से लिख लो, वहां पे कहीं हो सकता है कि राइटिंग नहीं दिख रहा हो। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, बेस सेम है, पावर जोड़ोगे तो 1 प्लस 3/2। अरे गलत लिख दिए ना, यहां पे गौर से देखो, अरे गलत बोल दिए, सॉरी, रूट हटाओ या पावर में 1/2 लिखो, यहां पर 3/2 बोल दिए भाई, यहां पर गलत बोल दिए। गौर से देखो, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, गलती से 3/2 बोला गया। बचपन से पढ़ोगे √3 लिखो या 3 का पावर 1/2 लिखो, तो वहां पर एग्जांपल ही दे रहे थे ना, इसमें 3/2 गलती से लिखा गया। यहां पर रूट लिखो या पावर में 1/2 लिखो, आपको पता ही सब बेसिक बात है, इतना तो सबको पता ही होगा। तो यहां पर क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, यहां पर 1 और यहां पर 1/2, बोल क्लियर है। बेस से में पावर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर के क्यू इंटू 2l और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस से में पावर जोड़े तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। आज हम वीडियो स्टार्ट में ही बताए हैं कि P बराबर Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l के जगह पर P रख दीजिएगा, तो E बराबर क्या हो गया, KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब आपको हम शुरू में ही बताएं कि डाइपोल में दोनों चार्ज एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है, इसका मतलब उसके बीच का दूरी बहुत कम होगा, यानी 2l बहुत छोटा दूरी है, तो l तो बच्चों और छोटा दूरी होगा। तो l अगर बहुत छोटा दूरी होगा तो कल की तरह l बहुत बहुत छोटा होगा और l बहुत बहुत छोटा होगा और r बहुत बहुत बड़ा होगा। तो l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे कि हेयर l कैन बी नेग्लेक्टेड। तो एल को जैसे ही नेग्लेक्ट कर दिए, ना मान लिए, तो ई बराबर बच्चों क्या हो गया, केपी बटा आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ई बराबर क्या हो गया, केपी बटा आर क्यू, 2 से 2 कट जाएगा। यानी बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण
वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे, वाई इसलिए लगा दे रहे हैं कि टॉपिक में ही था वाई के, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, केपी बाई आर क्यू। क्या आएगा, केपी बाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो पहले इतना। अब देखो कल वाले क्लास में तुम लोग को पिछला क्लास में पढ़ाए थे, या तुम पहले से जो अलग से पढ़े होगा, कहीं आप देखे होइएगा, आपको पता होगा कि एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2 kp बाई आर क्यू, और वाई वाले पे आया है kp बाई आर क्यू। मतलब kp बाई आर क्यू के जगह पर ई वाई रख देंगे तो ई एक्स बराबर 2 इंटू ई वाई, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं ई वाई बराबर ई एक्स बाई 2। मतलब बच्चों कि एक्स एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह 2 टाइम्स होता है वाई एक्सिस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के, या वाई एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह एक्स एक्सिस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव का सवाल यहीं से देख लो, बड़ा फेमस सवाल है। पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण जब आप वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो पूछता है कि इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो तुम्हारे सामने है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये यानी यहां पे गौर से देख लो, वाई वाले पे जब हम निकालते हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ई नेट का ये डायरेक्शन है। और डाइपोल का डायरेक्शन आप बचपन से पढ़े हो, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये। तो खुद देख लो, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच यहां जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी बोर्ड एग्जाम्स में कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बता भाई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उस वक्त नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 180 का एंगल होगा। उम्मीद करें क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम आपको अच्छे से खूब एकदम तोड़ के एक्सप्लेन कर दिए। 100% आपको समझ में आएगा ही अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करिएगा तो, और जब समझ में आएगा ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए। थैंक यू।